नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। उसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम अध्याय 35। हमने बात की थी पिछली बार आनुवांशिक शब्दावली के बारे में, है ना। कई ऐसे शब्द आए थे जो कि हम हो सकता है समझ ना पाए हों, लेकिन जब हमने ये बात की आनुवांशिक शब्दावली की, तब हमने उसे स्पष्ट किया कि उनका क्या मतलब होता है। और आज हम जो है पढ़ेंगे गुणसूत्र और लिंग निर्धारण के बारे में कि किस तरह से जो है पेरेंट्स से जो है जो संतति उत्पन्न होती है वो उसका लिंग क्या होता है। लेकिन उससे पहले हाँ जी, आप जल्दी से अपनी कॉपी ले आइए जिसमें आपने प्रश्न किए होंगे जो असाइनमेंट के मैंने आपको दिए थे, तो ज़रा उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न थे F1 पीढ़ी किसे कहा जाता है। तो पेरेंट्स के मिलने से जो पहली पीढ़ी बनती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है, यानी दो जनकों के बीच संकरण से उत्पन्न संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। और परीक्षण क्रॉस किसे कहते हैं। तो ये जो F1 संतति हुई, यानी पेरेंट्स के मिलने से क्या हुई, F1 संतति बनी। तो F1 संतति जो है अप्रभावी गुण वाले जो पेरेंट है, जैसे कि जहाँ पर हमने बात की थी ये प्रभावी था TTT और छोटा TT अप्रभावी था, है ना। इनसे युग्मक बने और इनसे जो संतति बनी, ये इसका परीक्षण जब अप्रभावी वाले के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे परीक्षण क्रॉस कहते हैं। और आज जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र और लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि सभी जो प्रकृति में प्राणी हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं, उनके जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये द्विगुणित होते हैं, ठीक है, और इनके लिंग निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसके साथ ही क्या होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। तो जब हम 46 गुणसूत्रों की बात करते हैं तो उनमें से जो 44 होते हैं वो होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और केवल एक जोड़ी या जिनको कहते हैं कि 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, और उन्हें ही क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फीमेल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। हम जोड़ी में, क्योंकि ये जोड़ी में युग्म में होते हैं, तो हम बात करते हैं 23 जोड़ी की बात करते हैं कि टोटल 23 जोड़ी होते हैं, तभी 46 हुए। तो 22 जोड़ी जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। दोनों में 22 जोड़ी क्या होते हैं, 22 जोड़ी तो होते हैं ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी जो होता है वो क्या होता है, आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। जो कि मानव की जब हम बात करते हैं तो मानव में जब हम लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो वो होता है XY असमान, जो कि पुरुष में होता है, ठीक है। अब इसे क्या बोला जाता है, विषम युग्मकी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में पुरुष 2 प्रकार के युग्मक बनाता है, एक X क्रोमोसोम और दूसरा Y क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये X है, ये Y है, ठीक है। तो ये जो बना, एक X बना एक Y बना, ठीक है। स्त्री में तो XX ही होते हैं, लेकिन पुरुष में कैसे होते हैं, X और Y युग्म, है ना, अलग अलग युग्मक बनते हैं। जो गैमीट्स बने वो अलग अलग बने, एक बना X और एक बना Y, ठीक है। अब स्त्री में एक ही प्रकार के होते हैं XX, ठीक है। तो मानव में जो 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 अलिंगी होते हैं और 2 कैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बात है, ये है फीमेल, ठीक है, और ये है आपका मेल, ठीक है। ये हो गई आपकी फीमेल और ये हो गया आपका मेल। तो 44 + XX 44 + XY गैमीट्स बने 22 + X 22 + X 22 + X 22 + Y, ठीक है। अब जब ये संयोग करेंगे तो ये किस तरह से करेंगे, बनेगा क्या, 44XX 44XY 44XX 44XY। तो ये तो होगी आपकी लड़की, ये हुआ आपका लड़का, ये हुई लड़की और ये हुआ आपका लड़का। यानी कि 50% चांस होते हैं लड़का पैदा होने के और 50% ही चांस होते हैं लड़की पैदा होने के।
ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये तो x और x ये गैमीट्स बने, ये बना आपका x और y, है ना, ये हो गया x और x। तो जब ये इस तरह से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ये XX यानी कि लड़की और ये यहाँ पर XY यानी कि लड़का। तो किसी भी जनक को संतति के लिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, न किसी भी जनक को, न माता को न पिता को, है ना, किसी को भी संतति के लिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी पीढ़ी ये बात समझेगी तो ही भविष्य जो है, भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे ना इस महत्व को। अब महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। बात हमने शुरू की थी कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुगत सूचनाओं का संचरण या अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। अनुवांशिकता का अर्थ उन विशेष या लक्षणों से है जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, यानी माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं, ठीक है। जीन गुणसूत्रों पर पाई जाती है। गुणसूत्र पर वह स्थान जहाँ पर जीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। यहाँ पर ये जीन्स है तो इस स्थान को क्या कहा गया? इस स्थान को लोकस कहा गया। और ये क्या है? अलील्स है ना। एक जीन के विभिन्न एकांतर रूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म में है, युग्म का मतलब जोड़े में है ना, तो इसको युग्म विकल्पी कहते हैं। ये समजात गुणसूत्र के संगत स्थल पर उपस्थित होती है। संतति में जो कारक अपने गुण को प्रकट करता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आँख का रंग है ना, तो अगर वो डोमिनेंट है तो उसे क्या कहेंगे? प्रभावी कारक कहेंगे। यानी वह कारक अपने गुण को प्रकट नहीं कर पाता वो तो अप्रभावी हो गया, और जो प्रकट कर पाता है वो प्रभावी कारक होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि जैसे पिता की आंखें जो हैं वो भूरी हैं और माता की आंखें जो हैं वो नीली हैं, तो हो सकता है संतान में दोनों 50-50% हो सकते हैं, और संतान में अगर बाई चांस नीली आंखें होती हैं तो दैट मीन्स कि जो माता का जो जीन्स था वो प्रभावी जीन्स था, है ना। इस तरह से इसे समझा जा सकता है। मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षणों के एक युग्म के मध्य संकरण कराया, जिसे एक संकरण कहा, है ना। लंबापन और बौरापन लेकर के उसने संकर कराया था, ठीक है। जब संकरण 2 जोड़ी कारक लिए, राउंड एंड येलो, ठीक है, और रिंकल्ड एंड ग्रीन, जब ये 2 कारक लिए तब उसका जो अनुपात आया वो क्या गया? द्विसंकर कहलाया। F1 पीढ़ी जब माता और पिता के बीच, है ना, जो पहली संतान होती है, जो पहली संतति, पहली जो प्राप्त होती है संतति, वो F1 पीढ़ी कहलाती है। जो भी संतति पहली होती है वो, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधों को जब मिलाया गया तो जो पहली पीढ़ी थी वो थी सभी लंबे पौधे, है ना, टी, टॉल और शॉर्ट, ये बड़ा टी, ये छोटा टी। जब इसको मिलाया गया तो ये जो प्राप्त हुआ वो टी, ठीक है, युग्मक बने थे टी। ये अब तक मैं इतनी बार लिख चुकी हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा, हर वीडियो में मैंने लिखा है इसके बारे में, तो आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से, है ना। फिर F2 पीढ़ी, यानी जो F1 पीढ़ी से प्राप्त होते हैं, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? F2 पीढ़ी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में उन्हीं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।